हमें इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए कि वो पैसा जो आपके जेबों में है या आपके लॉकर्स में है या बैंक अकाउंट्स में है, वो पैसा डिवैल्यू हो रहा है। मैं इसको मिसाल देके समझाऊंगा। यानी अगर 2-5 साल की पीछे की एग्जांपल ले लें तो 2019 के अंदर जो गोल्ड की प्राइस थी वो 70,000 रुपये पर तोला थी, और आज 2024 के अंदर जो सोने की प्राइस है वो 2,40,000 रुपये। यानी अगर आपके पास 2019 के अंदर 70,000 रुपया होता तो आप 1 तोला सोना उससे परचेज कर सकते थे, जबकि 2024 के अंदर आपको वही 1 तोला सोना लेने के लिए 2,40,000 रुपया चाहिए। यानी इसका मतलब है कि अगर वो 70,000 रुपया आपका 2019 में किसी इस्तेमाल में नहीं आया तो वो पैसा आपने डिवैल्यू कर दिया। आप इन्वेस्टमेंट डिफरेंट ऑप्शंस में कर सकते हैं। मैं उसकी कुछ मिसाल देता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स रियल इस्टेट के अंदर कर सकते हैं, कमोडिटीज़ के अंदर यानी सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ऑयल वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गाड़ियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो करेंसी है और फिएट करेंसी है यानी डॉलर, पाउंड, दिनार, दिरहम वगैरह, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट को इसलिए प्रेफर करते हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं चंद एक फ़ायदे आपको बता देता हूँ कि उसमें हमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि सदियों से लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ज़मीन महदूद है और सप्लाई लिमिटेड है, और डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है, और हमारी एक इमोशनल एफिलिएशन भी है कि मतलब मेरा अपना प्लॉट है, मेरा अपना घर है और मेरे पास अपनी चीज़ है, टेंजेबल है, मतलब मुझे उसमें सिक्योर फील होता है। और हमें इसमें टैक्स ब्रेक मिलता है। मतलब आपने एक प्रॉपर्टी ले ली और 10 साल से आपके पास है और आपने उसमें एक ही दफ़ा गेन टैक्स देना है, और इन्फ्लेशन हेज मिलता है। मतलब जैसे जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आपकी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी और उसकी कीमत बढ़ेगी। मैं ये समझता हूँ कि जब भी हम रियल इस्टेट परचेज़ करें तो हमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारा चंद लोगों से वास्ता पड़ता है। उनमें डेवलपर हो सकता है, उनमें उस प्रॉपर्टी का ओनर हो सकता है, उनमें एक रियल इस्टेट एजेंट भी हो सकता है। हम सबसे पहले इन लोगों की क्रेडिबिलिटी को चेक करें, यानी ये लोग या तो पैमान में कैसे हैं, इनकी कमिटमेंट कैसी हैं और इनकी पास्ट में क्या इसलिए कुछ बनाया, कुछ डिलीवर किया, तो ये हम ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ जो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी कोई भी रियल इस्टेट लेने से पहले हमें देखने चाहिए उसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी चाहिए। यानी कुछ अगर सोसाइटी है तो उसके मुतल्लिका हेड ऑफिस से आप डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कोई लिटिगेशन तो नहीं, कोई स्टे तो नहीं। अगर मिड सिटी की कोई चीज़ है तो पटवार खाने हैं उसके लिए। हम इन चीज़ों को ज़रूर वेरीफाई करें कोई भी रियल इस्टेट लेने से पहले। अच्छा, इसमें जो एक अहम चीज़ जो हम देखते हैं कि लोकेशन बहुत मैटर करती है। यानी एक ऐसा प्लॉट, घर, अपार्टमेंट है जो कि पार्क फेस है और बुलेवर्ड की चीज़ है और नियर टू मॉस्क, नियर टू मार्केट है, तो उसकी वैल्यू एक आम प्रॉपर्टी की निस्बत ज़्यादा होगी। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसको भी आप ज़रूर देखें। और इसमें एक जो और चीज़ देखने वाली है वो है प्रॉपर्टी की कंडीशन की है। यानी आप उसकी कंस्ट्रक्शन से देख सकते हैं। मार्केट में अमूमी तौर पे ए, बी, सी क्लास की कंस्ट्रक्शन होती है, तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन किस लेवल की हुई है। वो घर कहीं से डैमेज तो नहीं है, कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई मॉइस्चर सीपेज वगैरह तो नहीं आ रहा। ये चीज़ें प्रॉपर्टी लेने से पहले हमें ज़रूर देखनी चाहिए। और किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अमूमी तौर पर जो मार्केट इस्तेमाल करती है वो कंपैरिजन मेथड है। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ये एक मेथड काफ़ी नहीं है, और ऐसे बहुत से मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम उस प्रॉपर्टी या उस रियल इस्टेट की एक्चुअल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँ।